Very good evening, everybody. This is class number 3. This is class number 3 for semester 2, right? बेटा प्रीवियस क्लास में हमने टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल खत्म किया था तीन थ्योरी के अंदर, और वहां पे हम लोगों ने देख लिया था कि मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता, ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास जो हमारी है, ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़ी सी अपर लेवल पे चली जाएगी, बिकॉज आज थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल डिस्कस करना है और एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आज लगेंगे हमारे यहाँ से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम बात करते हैं कि हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल पे चले गए हैं, तो तीन सेक्टर में कौन कौन से हमारे सेक्टर है? एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है बिजनेस सेक्टर और एक है हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तीन सेक्टर का जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा भैया हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो जो एक्सपेंडिचर करता है, हाउस होल्ड सेक्टर जो क्या करता है जी, एक्सपेंडिचर करता है, उसका क्या नाम होता है? हाँ जी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या नाम होता है जी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी इज द फंक्शन ऑफ, हाँ जी, किसका फंक्शन होता है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम। नाउ तो टू सेक्टर मॉडल में हम लिखते थे सी इज द फंक्शन ऑफ इनकम, क्योंकि वहां पे टैक्सेस और ट्रांसफर्स की वैल्यू जीरो हुआ करती है। ठीक है, यहाँ पे कहानी चेंज होने वाली है, तो पहले कहानी चेंज क्या हो रही है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा जी, हमने कहा डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। हमने कहा डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इनकम में से पहले आप टैक्सेस को माइनस कर दीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर्स को आप ऐड कर दीजिए। राइट, टैक्सेस को माइनस कर दीजिए और ट्रांसफर्स को ऐड कर दीजिए। ध्यान से प्लीज समझिएगा इस बात को। जो आज से पहले आप टैक्सेस पढ़ के आते थे, पूछो भाई कितने तरीके के टैक्सेस हैं? हर बच्चा कहता है दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं। मैं कहता हूँ डायरेक्ट कौन से होते हैं? कहते हैं लायबिलिटी टू पे द टैक्स एंड द बर्डन ऑफ दैट टैक्स लाइज ऑन द सेम पर्सन, तो वो डायरेक्ट हुआ। और इनडायरेक्ट कौन सा होता है? वो कहते हैं जी लायबिलिटी किसी और की होती है, बर्डन किसी और के ऊपर आता है, उसको आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स का नाम देते हो। ये आपने स्कूल लेवल में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल भी ये कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे टैक्सेस की ये कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे कहानी कुछ और है। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस को ही दो कैटेगरी में बांटा गया। यहाँ पे टैक्सेस का जिक्र, यहाँ पे मेजरली डायरेक्ट टैक्सेस का बात हम यहाँ पे करेंगे। कहते हैं दो टैक्सेस कौन से है? कहते हैं एक टैक्सेस है हमारे पास लमसम टैक्स और एक टैक्स है हमारे पास प्रोपोर्शनेट टैक्स। मीनिंग समझिएगा प्लीज। एक टैक्स है लमसम और एक टैक्स है प्रोपोर्शनेट। लमसम टैक्स क्या है? कहते हैं वो टैक्स जो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, दैट टैक्स विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ इनकम। कहते सर वो तो ऑटोनॉमस होता है, जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती। यस, इसका नाम लमसम है लेकिन इसका जो नेचर है वो कैसा है? ऑटोनॉमस। गेटिंग माय पॉइंट? इसका नाम क्या है? लमसम टैक्स, और नेचर क्या है इसका? ऑटोनॉमस। कहते सर ऐसे तो टैक्स होते नहीं जो हम इनकम के ऊपर तो टैक्स डिपेंडेंट होते। एग्जाम्पल समझिएगा आप ध्यान से। जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हो, आपके फादर जो भी घर में अर्निंग पर्सन है जिसके नाम वो प्रॉपर्टी है, वो सरकार को हाउस टैक्स पे करता है। कहता है हाँ जी बिल्कुल हाउस टैक्स पे करते हैं। हाउस टैक्स आपने ईयरली जो पे करना है वो आपके फादर की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है या उस हाउस की वैल्यू पे डिपेंड करता है, सर्कल रेट पे डिपेंड करता है? बताइए। हाँ, उसकी वैल्यू पे। हाउस की वैल्यू उस एरिया का सर्कल रेट है। जो एमसीडी टैक्स आपसे चार्ज कर रहा है वो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है ना। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द लमसम टैक्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे बहुत सारे इकोनॉमी में हमारे टैक्सेस लगे हुए हैं जो किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो दीज टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर द लमसम रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी बार। तो लमसम टैक्स इज दैट पार्ट ऑफ टैक्स विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ इनकम। नाम है इसका लमसम और नेचर है इसका ऑटोनॉमस। याद रहेगी जी। दूसरा टैक्स है प्रोपोर्शनेट टैक्स। कहते हैं ये क्या होता है? विच इज द फंक्शन ऑफ इनकम, जो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, गवर्नमेंट कहती है जितनी भी आप इनकम अर्न करते हो उसका एक परसेंटेज आपको टैक्स देना। आई नो रियल लाइफ में स्लैबिंग लगी होती है, हाँ भाई 5 लाख तक टैक्स नहीं है, 5 से 10 के बीच में 10%, ऐसे स्लैबिंग होती है। बट हमारी बुक्स में फ्लैट टैक्सेशन सिस्टम लगता है। क्या लगता है जी? फ्लैट टैक्सेशन सिस्टम है। तो इसका लिए जो हम लगाए दैट इज स्मॉल टी इंटू वाई। मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है आप अपनी इनकम का 30% टैक्स दो, तो जो भी आपकी इनकम है उसका 0.3, स्मॉल टी रिप्रेजेंट द टैक्स रेट।
स्मॉल टी रिप्रेजेंट द टैक्स रेट, कि किस रेट का आप टैक्स पे कर रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट कहती है कि 30% ऑफ इनकम का टैक्स पे करो, इनकम 10,000 है तो टैक्स 3,000 है, इनकम 1 लाख है तो टैक्स 30,000 है, इनकम 1 करोड़ है तो टैक्स का अमाउंट 30 लाख है। तो जैसे जैसे इनकम चेंज होगी वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट चेंज होगा। तो इसलिए ये टैक्स का कैसा नाम है? प्रोपोर्शनेट टैक्स। इट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। नाम है इसका प्रोपोर्शनेट, नेचर है इसका इंड्यूस्ड, विच इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसका नाम क्या है? लमसम, और नेचर क्या है? ऑटोनॉमस। नाम क्या है? Autonomous. प्रोपोर्शनेट। नेचर क्या है? इंड्यूस्ड। इतनी बात सबको समझ में आती है जी? यस सर। यस सर। अच्छा जी, तीसरी बात देखो जी, रियल लाइफ में समरदीप जी आपका हैंड रेज्ड है बेटा, लेकिन कैमरा ओपन करके आप सवाल कर सकते हैं। हाँ जी दोस्त। सर ये पूछना था, जो लमसम टैक्स हुआ वो एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ना, लाइक? नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं हुआ। रीजन समझिए, जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हैं उसके टैक्स का बर्डन भी आपके पेरेंट्स के ऊपर है और लायबिलिटी भी आपके पेरेंट्स की है। उस टैक्स को पे करके वो किससे रिकवर करेंगे? खुद ही पे करना है अपनी पॉकेट में से, कोई और थोड़ा देगा उस टैक्स को। राइट सर। ठीक है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सुन लो, आपके दिमाग में बताता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ जाएंगे। आपने 1 करोड़ रुपए अर्न करा, आपने प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स, इनकम टैक्स मिला के 30 लाख रुपए दे दिए। हाउ मच यू हैव? 70 लैक्स। मैं इस 70 लाख से गाड़ी परचेज करने गया, मैंने कहा भैया मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे को लैपटॉप चाहिए, मुझे कपड़े खरीदने हैं, कुछ भी खरीदना है। उस बिल के अंदर जीएसटी लगा हुआ है। उस बिल के अंदर व्हेन आई विल गो टू द मार्केट टू स्पेंड दिस डिस्पोजेबल इनकम, जब इस डिस्पोजेबल इनकम को खर्च करने के लिए मैं जाऊंगा, उस समय जो मैं टैक्स पे करूंगा, दैट टैक्स इज व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स। उसका बर्डन मेरे पे आ गया, लेकिन लायबिलिटी मेरी नहीं थी। लायबिलिटी तो उस गाड़ी वाले की थी, लायबिलिटी तो उस रेस्टोरेंट ऑनर की थी जो सामान बेच रहा है, बट उसने अपना बर्डन मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो डिस्पोजेबल इनकम को जब आप खर्च करने जाएंगे, उस समय जो आप टैक्स पे करेंगे, दैट टैक्स विल बी मेजरली इनडायरेक्ट टैक्सेस। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? से यस और नो? Yes, sir. यस सर। मोक्षी Yes, हैंड sir. रेस बेटा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, हैंड रेस तब किया करिए जब आपका कैमरा ओपन हो, अदरवाइज हैंड रेस मत किया करिए। हाँ जी मोक्ष। सर फिर जो इसमें टैक्स कंसीडर कर रहे हैं तो वो ये कह सकते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस हैं। देखो मैं वर्ड यूज करता हूँ मेजरली, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस विल बी देयर, तो अभी उसको डिस्कस सेमेस्टर 2 में नहीं करना चाहता। तो अभी आप समझ लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन मैं नहीं बोल सकता, मैं मेजरली वर्ड यूज करूंगा बिकॉज सम एक्सेप्शंस आर देयर। सेमेस्टर 2 के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो एक अलग बात है, बट एक्चुअल में होते हैं कुछ एक्सेप्शंस, ठीक है। तो अब बात आती है ट्रांसफर्स की जी। कहते हैं ट्रांसफर्स क्या है? सुनिए ध्यान से। आप लोगों ने बस अपने दिमाग में बात बिठा रखी है, स्कॉलरशिप इज अ ट्रांसफर्स, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, ये 3-4 एग्जांपल्स आप लोग जानते हैं जो ये संदीप गर्ग साहब ने आपको पढ़ाया है स्कूल के अंदर। तो आप, लेकिन आपको ये मतलब ही नहीं पता कि एक्चुअल में ट्रांसफर्स होते क्या है। आपको एग्जांपल्स पता है, तो उसको समझने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसफर्स वर्सेस सब्सिडीज। मोक्षी हैंड रेज डाउन कर लीजिए प्लीज। ट्रांसफर्स वर्सेस सब्सिडीज। बच्चा कहता है, मैं कहता हूँ ट्रांसफर्स क्या होता है? कहते हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए दिए जाते हैं। मैं सब्सिडीज भी लोगों के वेलफेयर के लिए दी जाती है, वो भी बेनिफिट के लिए होती है। वो बताएगा व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर्स एंड सब्सिडीज। सर ट्रांसफर्स तो वो होते हैं जैसे उसके बदले कृष्णा हमें। जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, मेरी क्लास में बिना हैंड रेस करे आप नहीं बोल सकते। कोई नहीं, अब आप बोल दीजिए, आगे से ध्यान रखिए। बताइए जी। सर ट्रांसफर्स वो होते हैं जिसके बदले हमें मतलब कुछ जैसे कोई भी गुड या सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, उसकी एक्सचेंज में कुछ देना नहीं पड़ता। सब्सिडीज वो होती हैं जैसे हमें मतलब हम कुछ सर्विस अवेल कर रहे हैं पर उसमें हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए, यू हैव नॉलेज बट आप समझा नहीं पा रहे, मैं अच्छा एक्सप्लेन कर दूं। पियावी जी आप बताइए प्लीज। सर मुझे लगता है सब्सिडीज वो होंगी जो मेनली फर्म्स को देते हैं
मतलब अ पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर्म्स की या कवर करनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मान लीजिए एक हमारे पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ठीक है, सब जानते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो आप में से मान लीजिए कृष्णा जी वहां पे गए, तो कृष्णा जी वहां पे गए, वो क्या करते हैं, इनसे फ्यूल परचेज करते हैं, फ्यूल में भी पेट्रोल डीजल वट एवर। तो मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम से पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, आपका क्या सिस्टम है। कहते जी पर लीटर की जो मेरी कॉस्ट आती है, कॉस्ट पर लीटर जो आती है वो आती है 90 रुपीज। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और इसमें हम अपना प्रॉफिट्स पर लीटर जोड़ देते हैं 5 रुपए, तो हमें 95 का पड़ता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कृष्णा जी के पास गया, मैंने कहा कृष्णा जी आपने अभी 1 लीटर पेट्रोल खरीदा। कहता हाँ जी। मैंने कहा आपने कितने रुपए पे करे। कहता सर मैंने ना 93 रुपीज पे करे। मैं चल झूठे। कह रहा मैंने 93 रुपीज, सेल प्राइस इज वॉट 93। मैं कहा यार मजाक कर रहे हो कृष्णा जी आप। मैं कहा या तो आप झूठ बोल रहे हो या पेट्रोल पंप झूठ बोल रहा है, दोनों में से एक जना झूठ बोल ही रहा है। मैं इन दोनों को आमने सामने ले गया, मैं कहा भैया पेट्रोल पंप वाले भैया इधर आना। कहता हाँ जी। मैंने कहा आपने पेट्रोल बेचा। कहता हाँ जी। मैं कहा आपको कितने रुपए मिले। कहता सर 95 रुपीज पर लीटर मिला मुझे। मैं कृष्णा जी से पूछा, मैंने कृष्णा जी आपने कितने दिए। कहता मैं 93 दिए। 2 रुपए किसने दिए। ये कह रहा 93 दिए, तो कह 95 दिए। कहते सर 2 रुपए जितना भी फ्यूल हम बेचेंगे ना, तो 2 रुपए पर लीटर हमको गवर्नमेंट देती है सब्सिडीज, जो देती है। इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपेंड्स ऑन द कमोडिटी। क्या 2 रुपए की सब्सिडी आ रही है हमारे पास। मैं कहा अच्छा। तो मैंने इसको पूछा, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि कृष्णा जी को ये पेट्रोल सस्ते में मिले, इसलिए गवर्नमेंट कृष्णा जी के बिहाफ पर 2 रुपीज पर लीटर पेट्रोल पंप को दे रही है। बेनिफिट किसको मिल रहा है, कृष्णा जी को मिल रहा है। बेनिफिट किसको मिल रहा है, कृष्णा का। सब्सिडी सरकार बंद कर देगी तो पेट्रोल पंप वाला पूरा 95 रुपीज कृष्णा जी से लेगा। तो मैंने कृष्णा जी से पूछा, मैं कृष्णा जी एक साल में कितना पेट्रोल खरीद लेते हो। कहता सर लगभग लगभग 10,000 लीटर तो खरीद लेते हैं हम पूरे साल में। मैं कहा 10,000 लीटर, यानी 2 रुपए लीटर के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन योर बिहाफ 20,000 रुपीज, यस और नो। 2 रुपए एट द रेट ऑफ 2 रुपए का 1 लीटर पे 10,000 लीटर आपने खरीदा, तो 20,000 रुपए सरकार ने कृष्णा जी के बिहाफ पे पेट्रोल पंप वाले को दे दिए। अगर सरकार सब्सिडी बंद कर दे तो कृष्णा जी को 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो भी अमाउंट इनका हो। एग्री। मैं भी चला गया सरकार के पास। इधर दिल्ली में रहते तो इधर केजरीवाल स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो मोदी साहब। मैंने दोनों पकड़ लिया। मैं इधर आओ भैया, मैं 20,000 रुपए दो। कहते काय बात कहते। मैं कहा देख मेरा आधार कार्ड है, आई एम ऑल्सो कहते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरे को 20,000 रुपए दो। कहते क्यों दे। मैं कहा मेरा एक स्टूडेंट है, वो पेट्रोल खरीदता है, उसको बिहाफ पे आप 20,000 रुपए पेट्रोल पंप वाले को देते हो, तो मेरे को भी दे दो यार। कहते आप पेट्रोल खरीदते हो। मैं कहा मेरे पास गाड़ी ही नहीं है, मैं क्या करूंगा पेट्रोल का। वो कहते जी आपको बेनिफिट कैसे मिल सकते हैं। मैंने कहा अगर मैं पेट्रोल खरीदता, अगर खरीदता तो मेरे बिहाफ पे भी तो आप पेट्रोल पंप वाले को देते। तो ना मैं पेट्रोल खरीद रहा, तो अब सीधा करो, सीधा 20,000 मेरे को दे दो, खत्म करो। दे देगी क्या सरकार, गवर्नमेंट देगी मेरे को, नहीं देगी। नो सर। क्योंकि सब्सिडीज किसी बंदे को नहीं दी जा रही, सब्सिडीज आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर है। बेनिफिट उस बंदे को मिलेगा जो उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा। मेरा पॉइंट। मैं मेरे को दे दे 20,000 डायरेक्टली दे दे। कहते नहीं, कहते आप पेट्रोल खरीद लो 10,000 लीटर, 20,000 लीटर, 50,000 लीटर, सबके ऊपर 2 रुपए का सब्सिडी हम देंगे। तो बेनिफिट उसी चीज को, उसी बंदे को मिलेगा जो उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करेगा, जिसके ऊपर सरकार ने सब्सिडीज दी हुई है। गेटिंग माय पॉइंट। सबको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इफ यू वुड लाइक टू enjoy the benefit of subsidies, you have to purchase those goods and services जिसके ऊपर सरकार सब्सिडीज दे रही है। समझ में आ रही है दोस्त आपको मेरी कहानी। ये सब्सिडीज का मॉडल होता है। ट्रांसफर्स क्या होते हैं। गवर्नमेंट किसी बंदे को एक लमसम अमाउंट पे कर रही है, एक लमसम अमाउंट पे कर रही है, इररिस्पेक्टिव
कि वो क्या खरीद रहा है, क्या नहीं खरीद रहा। मान लो मैं 70+ का हो गया, गवर्नमेंट कहती है अच्छा पीएम जी सर आप 70+ के हो गए। मैं कहा हाँ जी। कहते आपके पास खाने को नहीं है। मैं कहा बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। कहते जवानी में इतने पैसे कमाए थे जो पढ़ा पढ़ा के कहाँ गए। मैं सारे खर्च कर दिए मैंने। कहता कुछ तो होगा। मैं कुछ नहीं है भाई साहब। कैसा वो चाहिए आपको ट्रांसफर्स, मैं को ओल्ड एज पेंशन चाहिए। कहता हाँ जी। फिर ठीक है हम आपको हर महीने 5,000 रुपीज देंगे। ओल्ड एज पेंशन विडोज को मिलती है, विडो पेंशन, बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती है, सब ऐसे मिलते हैं। दीज आर द ट्रांसफर्स। जब गवर्नमेंट मेरे को 5,000 रुपए देगी महीने के, फिर गवर्नमेंट मुझे किसी रेस्ट्रिक्शन के साथ देगी। नहीं तेरे को मेडिसिन खरीदनी है, नहीं तेरे को, अरे मेरी मर्जी। वंस आई विल रिसीव द अमाउंट ऑफ 5,000 इन माई अकाउंट, मैं उससे मेडिसिन खरीदूं, खाना खरीदूं, दारू खरीदूं, ऐसे उड़ाऊं जाके, मेरी मर्जी भाई। इट्स माई मनी। गवर्नमेंट कैन नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन मी। अगर एज अ स्टूडेंट यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपने स्कूल टॉप किया, आपने कॉलेज टॉप किया, सरकार ने आपको 1 लाख रुपए दे दी। इज इट नेसेसरी दैट उस 1 लाख रुपए को आप बुक्स में खर्च करोगे, या उस 1 लाख रुपए से आप अगले सेमेस्टर की फी भरोगे, तो उस 1 लाख रुपए से आप स्टेशनरी पर, ऐसे थोड़ा ना रूल है। बच्चा का मैं आईफोन लेके आऊंगा भैया, आप में बाहर में जाए। अगले आपको एक बार स्कॉलरशिप मिली, इट्स योर मनी, यू कैन स्पेंड एज यू वांट। There is no condition on the amount of the transfer which is received by you from the government. Getting my point, guys? वो फ्री आता है। फ्री मतलब फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। सब्सिडी का बेनिफिट तब मिलेगा जब, और सब्सिडी के पैसे तुम्हें कभी हाथ में मिलेंगे नहीं, ध्यान रखना है इस बात का। सब्सिडी के पैसे आपको हाथ में कभी मिलेंगे नहीं। सब्सिडी क्या होगी, जब इस डिस्पोजेबल इनकम को तुम खर्च करने जाओगे, तो कोई सामान जो 95 का था वो आपको 93 का पड़ गया, बस यही है। लेकिन ये डिस्पोजेबल इनकम को जब खर्च करने जाओगे, 95 रुपए वाला पेट्रोल आपको 93 का पड़ गया, ये है सब्सिडी। तो सब्सिडी से आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड का प्राइस कम हो गया सब्सिडी की वजह से। बट ट्रांसफर जो सरकार ने आपको हाथ में 5,000 पकड़ा दिए, उसकी वजह से आपकी डिस्पोजेबल इनकम ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए ट्रांसफर्स को डिस्पोजेबल इनकम निकालते समय ऐड किया जाता है और सब्सिडीज को नहीं किया जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes. रिया जी सवाल कर सकते हैं आप। यस सर। बट जैसे सर जो ट्रांसफर्स है वो तो एक रिस्ट्रिक्शंस एक स्पेसिफिक ग्रुप को मिलते हैं फॉर से मैडम मैंने ओल्ड एज क्या बोला, पेंशन सुनिए, है। नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, मैंने क्या बोला, जिसको मिलेगी, किसको मिलेगी वो सरकार डिसाइड करेगी। मिलने के बाद रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऐसे खर्च करना है। मिले ना मिले, आप उस कैटेगरी में हो या नहीं हो, वो एक अलग बात है। बट मिलने के बाद जिसको मिली उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई। ओके सर। अश्मीत साहब सवाल कर सकते हैं। सर इसमें मतलब ये इसका मतलब हो गया ना कि सब्सिडी और ट्रांसफर हो गवर्नमेंट को दोनों में कॉस्ट लगती है मतलब गवर्नमेंट की। खर्चा तो सरकार का ही हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सब्सिडीज हो या ट्रांसफर हो, गवर्नमेंट ने ही खर्चा करना है। लेकिन सब्सिडीज का पैसा आप लोगों को कैश में नहीं दिया जा रहा। आप सामान खरीदने गए, आपको महंगा लगा, सरकार के अच्छा ये जरूरत की सामान है, इसको सस्ता होना चाहिए, तो आपके ब्याज पे थोड़ा सा पैसा उसने सेलर को दे दिया, आपको नहीं दिया पैसा। बेनिफिट सिर्फ उसको मिला जो उन सामान को खरीदेगा जो सब्सिडाइज्ड है। ट्रांसफर का पैसा सरकार ने आपको आपके हाथ में दिया, ये ले पकड़ अब जाके खर्च कर। दोनों बातों में फर्क है। मोक्ष, सर जो गवर्नमेंट ट्रांसफर्स देती है जैसे पर्टिकुलरली की मतलब पर्टिकुलर किसी कमोडिटी के लिए, लाइक कि 5,000, सरकार कमोडिटी के लिए ट्रांसफर नहीं देती है। सर वो जैसे खाने के लिए आते हैं ना गरीब लोगों के पास। सरकार ने वो ट्रांसफर नहीं है, वो उन्होंने खाना ही दिया, वो पैसा नहीं दिया। खाना ही दिया होगा, खाने को अगर पैसा दिया है, अगर उसे कहते हो कि ट्रांसफर है, तो आप उससे खाना खरीदो, ठीक है, या ब्राउन शुगर खरीदो, या कुछ भी खरीदो, कोकिंग खरीदो। सरकार ने एक बार पैसा दिया तो वो पैसा आपका है। उसके सरकार ये नहीं बोलेगी कि खाना ही खरीदना है। आप खाना खरीदो मत खरीदो वो आपके ऊपर है। सरकार ने हो सकता है कह दो कि खाना खरीद लो, हम इस पर्पज के लिए दे रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन पुट ऑन नहीं कर सकती कि वो आपका अकाउंट सिर्फ राशन की दुकान पे चलेगा, वो कहीं भी चलेगा भाई। सरकार खाना ही आपको दे दे वो एक अलग बात है। ओके रिया, सर फिर जैसे जो राशंस वगैरह है वो ट्रांसफर्स में नहीं आते हैं। वो सब्सिडी है।
ओके। ये छोटी सी बात बताओ, आज की डेट में दिल्ली के अंदर देखो, मुझे थोड़ा नॉलेज कम हो सकता है, आई कैन बी रॉन्ग, रेट्स को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, आप एक राशन की दुकान पे जाते हो, कहते हैं भैया मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, वो कहता है 5 रुपए दे दो, 5 रुपए आपने दिए और चीनी लेके आ गए। क्या एक्चुअल में उसका सेलिंग प्राइस 5 रुपए था? नहीं, उसका सेलिंग प्राइस फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज था। तो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट ने 45 रुपीज पर केजी की सब्सिडीज प्रोवाइड करी है। समझे आप मेरी बात को? ओके सर। ये होता है। चलिए, तो ट्रांसफर्स और सब्सिडीज का मीनिंग होपफुली सबको समझ में आ गया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट सपोज मैं गवर्नमेंट तो नहीं हूं, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ के बताना कि सब्सिडी जैसा है, ट्रांसफर जैसा है। मैं क्लास ले रहा हूं आप लोगों से, ठीक है? मैंने बोला, एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा भाई जो भी बच्चा मेरे को सही जवाब देगा उस बच्चे को मैं एक वाउचर दूंगा 10,000 रुपए का। कहता है क्या लिखा उस वाउचर में? मैंने कहा उस वाउचर में ये लिखा है कि अगले सेमेस्टर में जब आप आओगे तो जो भी इस वाउचर को लेके आएगा मैं उसको 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, ये लिखा है। गान्या जी ने एक सही जवाब दिया, मैंने गान्या को 10,000 रुपए का वाउचर दे दिया, खत्म कहानी। सेमेस्टर 3 आया, कैसे 10,000 रुपये दे दो? मैं कहा क्यों दे दूं? सर ये वाउचर है। मैं कहा इस वाउचर में पढ़ क्या लिखा है? अगर आप सेम 3 ज्वाइन करोगे जिसकी फीस ₹X है, तो आपको X माइनस 10,000 पे करना है, राइट? कहते नहीं सर, मैं पढ़ तो खुद ही लूंगी, मेरे को ट्यूशन की नीड नहीं है, मुझे 10,000 कैश दे दो यार। क्या मैं कैश दूंगा से 10,000 रुपये? नहीं, क्योंकि वो क्या है, सब्सिडाइज ऐसी चीज है। यहाँ पे मैं 10,000 रुपये इसको गांधी के एक्चुअली करेंसी दे दूं 10,000 रुपये, मैं कहा सही जवाब ले 10,000 रुपये। नाउ शी इज फ्री टू डू एनीथिंग। अब उस 10,000 से सेम 3 पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना मत पढ़, उससे तू मोमोज खा, घूम फिर, जो मर्जी कर, इट्स ऑल अप टू। तो दैट इज जस्ट लाइक ट्रांसफर्स। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? हाँ जी, यस। Yes, sir. अच्छा जी। Yes, sir. तो ये तो समझ में आ गया हमको कि सब्सिडीज और ट्रांसफर्स में डिफरेंस क्या होता है। अब ट्रांसफर जो होते हैं सरकार को सोशल वेलफेयर के लिए देने हैं। गरीबी कितनी है देश में, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, कितने सीनियर सिटीजन्स है जो अपने एक्सपेंडिचर को मीट नहीं कर पा रहे हैं, कितने स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट बहुत सारे एस्पेक्ट पे देखते हैं कि इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इकोनॉमी की जीडीपी कितनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जरूरत के हिसाब से। मान लीजिए भगवान ना करे किसी स्टेट में कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, कहीं पे फ्लड आ जाए, सरकार ट्रांसफर देगी ना? लेकिन नहीं नहीं हम नहीं दे रहे। नहीं कहते क्यों? कहते हैं इस साल देश में पैसे नहीं है, जीडीपी नहीं है। रोक सकती है, हर चीज नहीं रोक सकते। सरकार ये जरूर कर सकती है कि यहां पे हमें ट्रांसफर देने की वजह से खर्चा ज्यादा हो गया, चलो टैक्स रेट बढ़ा दे, दैट इज पॉसिबल। लेकिन ट्रांसफर देने के लिए मना नहीं कर सकते कि हमारे पास पैसे नहीं है। दोनों बातों में फर्क है। If there is more transfers according to some situation, government can impose some kind of taxes on the society। वो सरकार लगा सकती है, स्पेशल टैक्सेस लगा देती है कभी कभी उसकी रिकवरी करने के लिए। लेकिन ट्रांसफर देने के लिए मना नहीं कर सकती जब जरूरत पड़ेगी तो दीज ट्रांसफर्स आर नॉट द फंक्शन ऑफ इनकम। ये और चीजों पे डिपेंड करता है, हमारी इकोनॉमी को नीड कितनी है। और जो चीज इनकम पे डिपेंड नहीं करती वो क्या होती है? ऑटोनॉमस। अच्छा, कभी आपको TR लिखे तो इसका मतलब भी ट्रांसफर है। कोई कोई बुक वाले सिर्फ R लिख देते हैं, सिर्फ R का मतलब भी क्या है? ट्रांसफर। मैं TR लिखता हूं, ठीक है? डाउट यहां तक किसी को? तो व्हाट इज द डिस्पोजेबल इनकम नाउ? Disposable income is what? Income minus lump sum tax minus proportionate tax plus transfers. So this will become the value of disposable income. यहां तक क्लियर है सबको जी? Now I'm going back to my consumption function. Consumption function टू सेक्टर मॉडल में लिखते थे C is equal to C bar plus C prime Y। अब Y ना लिख के क्या लिखेंगे? YD। यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं जरूरत से ज्यादा, जो नहीं लगाना है। देखिए प्लीज, जैसे अभी तक टू सेक्टर मॉडल में हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमेशा इनकम दिखाते आ रहे हैं, हमेशा क्या दिखाते आ रहे? इनकम को दिखाते आ रहे, राइट? तो चाहे 3 सेक्टर हो चाहे 4 सेक्टर हो, यहाँ पे कभी डिस्पोजेबल इनकम नहीं दिखाना है आपने, यहाँ इनकम ही रहेगा,
तो लेकिन क्वेश्चन में डिस्पोजेबल इनकम लग गया, तो वी विल कन्वर्ट दिस डिस्पोजेबल इनकम इनटू इनकम बाय यूजिंग सम इक्वेशंस। तो वेरिएबल जो मेरे पास रहेगा वो y ही रहेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, तो जो आप लोगों ने पीछे डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला जनरेट किया है, विच इज इनकम माइनस लमसम टैक्सेस माइनस प्रोपोर्शनेट टैक्सेस प्लस लमसम ट्रांसफर्स या ऑटोनॉमस ट्रांसफर्स। तो हमने डिस्पोजेबल इनकम को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूं तो सी बार प्लस सी प्राइम ट्रांसफर्स माइनस सी प्राइम लमसम टैक्सेस प्लस सी प्राइम वाई माइनस सी प्राइम डी वाई। तो सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस सी प्राइम ट्रांसफर्स माइनस सी प्राइम लमसम टैक्सेस। इन दोनों में से मैंने सी प्राइम कॉमन निकाला, रह गया मेरे पास 1 माइनस टी ऑफ 5। So this will become the consumption function for the three-sector economy model. Clear है जी? Now look at the consumption function. Please look at the screens. Everybody just look at the screen. Stop writing here, please. तो ये हमारे पास autonomous consumption है. If income is zero, what will be the level of consumption? It's C bar plus C prime transfer minus C prime lump sum taxes. और बाकी इनकम जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे जब मैं कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करूंगा तो सीधा देखना ध्यान से, जब मैं यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा तो मैंने 45 डिग्री लाइन ड्रॉ कर दीजिए, y इज इक्वल टू सी। यहाँ कंजम्पशन दिखाया, हॉरिजॉन्टल पे इनकम दिखाया। अच्छा, वर्टिकल इंटरसेप्ट कितना बनेगा? इफ इनकम इज जीरो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी बार? कंजम्पशन की वैल्यू आएगी ना, सी बार प्लस सी प्राइम ट्रांसफर माइनस सी प्राइम लमसम टैक्सेस। नाउ लुक एट द स्क्रीन्स वेरी केयरफुली। आज तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा, ऐसी कोई कसम नहीं खाई सरकार ने। देयर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज तक नहीं आया, मैं फिर कह रहा हूं आज तक नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आज तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। देयर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी दैट कंजम्पशन फंक्शन का जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो जीरो भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। वे दो कॉम्पोनेंट, देखो इंटरसेप्ट क्या है, ये इंटरसेप्ट है ना, इसमें एक नेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है। तो बेसिकली अगर सी बार प्लस सी प्राइम ट्रांसफर और सी प्राइम टैक्सेस अगर ये दोनों बराबर हुए तो इंटरसेप्ट लग गया जीरो, ये बड़ा हुआ तो इंटरसेप्ट लग गया पॉजिटिव, और टैक्सेस वाला बड़ा हुआ तो इंटरसेप्ट लग गया नेगेटिव। So consumption function can start from origin, can start from positive intercept, and although can start from the negative intercept. It depends upon the values. Getting my point? In the absence of any information while discussing the general concept, we will always assume it positive. हमेशा इसके assume करके चलेंगे, इसे positive assume करके चलेंगे। क्या assume करके चलेंगे? Positive. Numerical जब भी आएगा तो generally उसमें आज तक मैंने हमेशा positive देखा है, लेकिन नेगेटिव हो नहीं सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज इन द क्वेश्चन। क्लियर है दोस्त यहाँ सबको? यस सर। अंशिका जी, आप हैंड रेस है आपका, आप सवाल कर सकते हैं। सर एक बार इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा एग्जांपल के साथ समझा देंगे, पॉजिटिव या जो जीरो पे आता है मैडम, नेगेटिव। सी बार की वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 200 है, इस पूरे की वैल्यू 500 है। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? सर इस जो मतलब 300 टैक्स पेमेंट नेगेटिव तो यहाँ पर है ना, फॉर्मूले में नेगेटिव फंक्शन में, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इंटरसेप्ट विल बी माइनस 200 ना, तो कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम माइनस 200 ना। सर मतलब जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उस टाइम प्रोपोर्शनेट टैक्स वो बेटा ज्यादा हो जा रहा प्रोपोर्शनल है टैक्स तो है ही नहीं है, दिस इज द लम सम टैक्स, नॉट अ फंक्शन ऑफ इनकम। मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा ये जो लम सम टैक्स है, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इनकम ना, इट्स अ ऑटोनॉमस कंपोनेंट। ओके समझी मोक्ष जी? सर न्यूमेरिकल्स में ले सकते हैं ना सिर्फ, मतलब रियल सिनेरियो में तो पॉसिबल नहीं है। बेटा रियल सिनेरियो में तो ये किताब जो आप पढ़ रहे हो इसमें आग लगा दो, रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। रियल लाइफ के अंदर ऐसे नहीं होता जो आप यहाँ पूरे सेमेस्टर में सीखोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ की तो बात छोड़ दीजिए आप। ओके सर। आपने बजट सुना था, अभी 1 तारीख को बजट आया था, इंटरिम बजट आया है ना।
क्या था इससे मिलता जुलता, उसका था कुछ, क्या समझ में आया था? नो सर, अलग। हाँ, तो रियल लाइफ तो अभी बहुत समय लगेगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स करिए, फिर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करिए, फिर और उसके बाद पढ़ाई करेंगे, तब जाकर थोड़ा बहुत समझ में आया कि बजट में होता क्या है। अभी तो अंधी मीडिया है, अंधे हिंदुस्तान है। बस कितने लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं है, मोटी मोटी बात बता दो। कितना % टैक्स है, ये थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बात मीडिया बताता है। लोग खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, वाह भाई वाह, वाह वाह भाई वाह, सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड। उसके अंदर क्या लिखा है कौन जानता है? टेक्निकल पर्सन जानते हैं। ठीक है, तो बहुत चीजें होती है जो अभी आप नहीं समझ। एनीवेज, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी विल अज्यूम दैट इन मोक्ष जी, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, 2 बातें रिपीट नहीं करूंगा। हैंड रेस तब किया करो जब कैमरा ओपन हो, विदाउट कैमरा मत किया करिए, और क्वेरी के बाद हैंड डाउन कर लिया करें, प्लीज रिक्वेस्ट करके। यहाँ पे मैंने इंटरसेप्ट लगाया जी, इट इज सी बार प्लस सी प्राइम ट्रांसफर माइनस सी प्राइम लमसम टैक्सेस। ठीक है, नाउ अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं, change in consumption due to change in income, it will be c prime 1 minus dy. ये आ गया ना, it is the slope of consumption function, yes or no? मुझे ये बात बताना ध्यान से, टू सेक्टर मॉडल में स्लोप क्या थी? c प्राइम, और अब स्लोप कितनी है? c प्राइम इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, एंड टैक्स रेट ऑब्वियसली लाइज बिटवीन 0 and 1। तो हमेशा छोटा कौन होगा? c प्राइम छोटा होगा, c प्राइम इंटू 1 माइनस t छोटा होगा? c प्राइम इंटू 1 माइनस t छोटा होगा। भाई दिस नंबर इज लेस देन 1 ना, किसी भी नंबर को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो छोटा हो जाएगा ना। अरे बावली थ्रेड, ये 0.6 है और ये 0.5 है, तो छोटा होगा ना, ये बढ़ जाएगा, छोटा होएगा ना। यस सर। तो इसलिए 2 सेक्टर मॉडल में जो कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप होती है, और जो 3 सेक्टर मॉडल में कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप होती है, तो 3 सेक्टर मॉडल में कंजम्पशन फंक्शन स्लोप कम हो जाती है। और इन अदर वर्ड्स, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्सेस, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्सेस, कंजम्पशन फंक्शन बिकम्स रिलेटिवली फ्लैटर। ये बात समझ में आती है? In the presence of proportionate taxes, consumption function becomes relatively flatter. तो हम यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ कर दिया है, ये बात याद रहेगी सबको। चलो मूव करूं आगे। इट इज ऑल अबाउट द हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन फंक्शन। फिर अपन चले बिजनेस सेक्टर की ओर। अक्षय साहब सवाल कर सकते हैं। सर एक बार फ्लैटर वाला पॉइंट रिपीट कर दो। एमपीसी और एमपीसी इंटू 1 माइनस टी कौन बड़ा होगा? सर एमपीसी। 2 सेक्टर मॉडल की स्लोप ज्यादा हुई, यस सर। 3 सेक्टर की कम हुई। यस सर। क्यों कम हुई? सर बिकॉज क्योंकि ऑफ वन। बिकॉज यस। ऑफ टी, बिकॉज ऑफ टी। इसलिए मैंने क्या बोला, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्सेस कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप कम हो जाती है, मतलब कंजम्पशन फंक्शन बिकम्स रिलेटिवली फ्लैट। ओके सर। राइट। बिजनेस सेक्टर में जाएंगे तो एक्सपेंडिचर का नाम है इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन सी थियरी चल रही है बेटा? ये कीन्स थियरी। तो अजम्पशन क्या है? इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनॉमस। क्या अजम्पशन है जी? इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनॉमस। यहां तक की बात सबको क्लियर है जी? कोई दिक्कत? जैसे 2 सेक्टर में था, ऐसे 3 में हो गया। नाउ स्टॉप एवरीबॉडी, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। एक स्टोरी सुनानी है, चाहूँ तो 1 सेकंड में खत्म कर देता हूँ, लेकिन करता नहीं हूं मैं नॉर्मली, उसको टाइम लगाता हूँ चीजों के ऊपर। गवर्नमेंट सेक्टर, आज 3rd सेक्टर हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन 2-4 मिनट लगा के समझना चीजों को।
हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर वो कहाँ कहाँ करती है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप बताना। जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, आर्मी, नेवी, वट, ठीक है, जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसके ऊपर खर्चा सरकार करती है, कहता हाँ जी बिल्कुल करती है। मैं कितना ह्यूज एक्सपेंडिचर, कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, मानते हो? करोड़ नहीं, कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। कहते क्यों करते हो? कहते हैं जी हमारी नेबर कंट्रीज है ना, अगर हम एक एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो वो परेशान करेंगे हमें। इट कैन बी पाकिस्तान, इट कैन बी चाइना, इट कैन बी एनी अदर कंट्री, राइट। अगर हमारे पाकिस्तान से बहुत अच्छे टर्म्स होते, फ्रेंडली रिलेशन होते, या हमारे चाइना से बहुत अच्छे रिलेशन होते, फ्रेंडली रिलेशन होते, तो क्या हमें डिफेंस पे इतना एक्सपेंडिचर करने की नीड पड़ती? नहीं। यानी कि आप खर्चा डिफेंस पे कितना कर रहे हो ये देश की जीडीपी पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि हमारे नेबर कंट्रीज से कैसे रिलेशंस है। जहां पर भी हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हर रोज हमारी जिस गली मोहल्ले में हम रहते हैं वहां पे स्वीपर आता है एक झाड़ू लेके सफाई करने के लिए। उसकी अच्छी खासी सैलरी होती है, 20, 25, 30 हजार रुपये सैलरी होती है। जिस शहर में आप रहते हो वहां पे कितनी गलियां हैं, पूरे स्टेट में कितनी गलियां हैं, और पूरे हिंदुस्तान में कितनी गलियां हैं, हमारी इमेजिनेशन से दूर है कि उस रोड को साफ करवाने के लिए सरकार कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज गिवन टू दी स्वीपर्स। आप सुधर जाइए, मैं सुधर जाऊं, हम रोड गंदी ना करें। अगर हम रोड गंदी ही नहीं करेंगे तो सरकार को पैसे खर्च ही नहीं करने पड़ेंगे। बोलो आया ना? तो ये सरकार का जो एक्सपेंडिचर है जीडीपी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम लोगों की हैबिट्स पे डिपेंडेंट है। हमारे हिंदुस्तान में कितने पुलिस वाले होंगे जिनको सरकार सैलरी देती है? कितने सारे पुलिस स्टेशन होंगे, कितने सारे जजेस होंगे, कितने सारे कोर्ट्स हैं जिनके ऊपर सरकार खर्चा करती है, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। क्यों? अगर हम लोग सुधर जाए, हम क्राइम भी ना करें, ना क्राइम करेंगे तो ना पुलिस की नीड है, ना जजेस की नीड है, ना कोर्ट की नीड है, तो ये खर्चा बच जाएगा। बोलो हाँ या ना? खर्चा बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है जो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करते हैं, जो इनकम पे डिपेंड नहीं करते। तो इसलिए गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो बेसिकली क्या हुए? बोलिए। ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस, यस। और ये अजम्पशन नहीं है, ये सच्चाई है। कहते सर क्या फर्क पड़ता है, अजम्पशन हो या सच्चाई हो, कर तो एक जैसा बनना है। मैंने कहा फर्क पड़ता है। कहते क्या फर्क पड़ता है ये तो बताओ, समझना ध्यान से। फर्क क्या पड़ता है वो समझिए। अभी आप पढ़ रहे हो कीन्स थियरी, तो कीन्स थियरी में आपने अज्यूम किया कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है बट गवर्नमेंट एक्सपेंस सच में ऑटोनॉमस है। जब थियरी बदलेगी हम जाएंगे हिग्स थियरी पर। कौन बदलेगी? अजम्पशन बदल जाएगी कि वहां वो कहता है जी नहीं ये ऑटोनॉमस नहीं है, इसका फंक्शन दे देंगे। ये यहां भी ऑटोनॉमस है, वो वहां भी ऑटोनॉमस रहेगा। कोई सी मर्जी थियरी आ जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस ही रहेगा। कहता क्यों रहेगा? कहता भाई हमने अजम्पशन नहीं ली किसी थियरी की, ये सच्ची मुच्ची में ऑटोनॉमस है। तो चाहे कीन्स थियरी हो, चाहे हिग्स थियरी हो, चाहे कोई और थियरी हो, ये आज भी ऑटोनॉमस है, कल भी ऑटोनॉमस रहेगा। ये फर्क है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो अब हम चलते हैं अपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन की तरफ। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है भैया? 3 सेक्टर खर्चा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। ये तो है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन फंक्शन अभी पढ़कर आए थे, क्या था जी? सी बार प्लस सी प्राइम ट्रांसफर माइनस सी प्राइम लमसम टैक्सेस प्लस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट ऑफ वाई, जो पीछे डिराइव किया था। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या था? आई बार। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या है? जी बार। इसमें देखोगे तो 5 ऑटोनॉमस दिखाई दे रहे, ऑटोनॉमस 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 ऑटोनॉमस। जिस टर्म के अंदर इनकम नहीं है वो सारे क्या हुए जी? ऑटोनॉमस। इन सबको इकट्ठा करके एक जगह लिख देते हैं हम। हमने कहा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर
एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस सी प्राइम ट्रांसफर्स माइनस सी प्राइम लमसम टैक्सेस, साथ डॉट में लिख दिए, प्लस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट ऑफ, राइट। नाउ लुक एट द स्क्रीन प्लीज। अगर मैं इसकी स्लोप निकालू, चेंज इन एई ड्यू टू चेंज इन इनकम, व्हाट इज द स्लोप? सी प्राइम 1 माइनस टी ऑफ 5, यही आएगी ना स्लोप। अगर मैं यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करता और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन ड्रॉ करता तो फर्क देख लीजिए। मैंने कहा भैया यहाँ पे लिखा मैंने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यहाँ लिख दिया मैंने इनकम, तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू ए। कहते बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कंजम्पशन फंक्शन क्या है? कंजम्पशन फंक्शन सेट कितना था? इतना था ना यहाँ तक का, 1 2 3, ये था या नहीं था? ये तीनों से मिलके जैसे मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करे हैं, विच इज सी बार प्लस सी प्राइम ट्रांसफर्स माइनस सी प्राइम लमसम टैक्सेस, दिस इज कंजम्पशन फंक्शन। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की स्लोप भी वही है जो कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप, दोनों पैरेलल आएंगे यहाँ पर भी। बट इसका जो इंटरसेप्ट लगा है उसमें दो चीज जुड़ गई है, आई बार और जी बार। सेस और नो, दो चीज जुड़ गई है ना, आई बार और जी बार। तो इन सबको मिला करके अपन लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू ए बार प्लस सी प्राइम 1 माइनस टी ऑफ वाई। और इस ए बार के अंदर क्या क्या मिला हुआ है? सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस सी प्राइम ट्रांसफर माइनस सी प्राइम लमसम टैक्सेस। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे ए ड्रॉ करना चाहूंगा तो इसका इंटरसेप्ट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का ए बार लगेगा, और ये वर्टिकल गैप जो होगा इट इज व्हाट? आई बार प्लस जी। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? हाँ जी, एटलीस्ट से यस और नो। देखो प्योर अलजेब्रा है, कोई रट नहीं सकते आप इसे, सोचो इक्वेशन याद कर लेंगे। सब मैथमेटिक्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स चल रहा है। क्लियर है जी कहानी यहाँ तक? अब आगे देखिए जी, प्लीज लुक एट द स्क्रीन। हाँ जी मोक्ष जी आप बताइए। सर गवर्नमेंट वाले में डाउट, गवर्नमेंट हाँ इंड्यूस जी, भी तो कर सकती है। एग्जाम्पल दीजिए। सर जैसे रोड्स में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो तो उनकी इनकम पे डिपेंड करती है। नहीं, सर इकोनॉमी की इनकम ज्यादा तो, डेवलपमेंट की, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बजट ऐसे नहीं बनता कि जितने पैसे उसके हिसाब से खर्चा करेंगे, ऐसे नहीं होता। जितने खर्चे करने हैं उसके हिसाब से इनकम जनरेट करते हैं। तो सर जैसे रोड्स बन रही है तो उसके पीछे कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है फिर? डेवलपमेंट की स्पीड में हमको चाहिए। नितिन गडकरी साहब आजकल सवार है घोड़े पे, ये भी बना दो वही बना दो। इसको क्या मतलब? जीडीपी में पैसे हैं नहीं, इसको बनाना तो बनाना, डेवलपमेंट की फेस है ये तो। मतलब इंड्यूस का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कुछ भी रोल नहीं है फिर? ओके सर। पियावी जी। सर बस वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का ग्राफ देखना है। लीजिए मैम, यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है जी एकदम? तो ये मेरे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन की इक्वेशन आ गई जी। ठीक है, चले मूव करो जी आगे। यस सर। देखिए दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ मैं बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी बिल्कुल स्पीड में नहीं हूँ क्योंकि चीजें आप लोगों के लिए नई है, न्यू है सारी चीजें। इक्वेशन समझने में, दिमाग लगाने में थोड़ा समय लगेगा। वंस यू आर फेमिलियर विद दीज इक्वेशंस फिर मैं बिल्कुल एक्सेलरेट करता हूँ चीजों को, ठीक है? फिर पंजा दाबता हूँ सीधा गाड़ी का, ठीक है? लेकिन अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। किसी को स्लो लग रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूं अभी या ऐसे चलने दो? अभी स्पीड बढ़ाऊं? सर चलने दो ऐसे ही। अच्छा ऐसे कहते हैं, यही यही डाइजेस्ट कर ले पहले, वही होता है। आगे देखिए जी, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की। ध्यान से देखिएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? हमने बोला भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन वही है हमारे पास जो टू सेक्टर मॉडल में थे। इक्विलिब्रियम आउटपुट इज इक्वल्स एग्रीगेट आउटपुट इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी y इज इक्वल्स टू ए की इक्वेशन अभी हम लोग लिख के आए हैं, क्या था जी? ए बार प्लस में सी प्राइम इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट ऑफ y हमने कलेक्ट किया, दैट इज 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टी इज इक्वल्स टू ए बार।
So y is equals to 1 upon 1 minus c prime into में 1 minus tax rate into में a bar, where a bar having 5 components, c bar, I bar plus g bar plus c prime transfer minus c prime lump sum axis. This will become the equilibrium condition for the three sector economy model. देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे। कुछ जादू टोना नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स, प्योर सिंपल मैथमेटिक्स। एग्रीगेट आउटपुट इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंस, एग्रीगेट एक्सपेंस की इक्वेशन लिख दी हमने, वहां पे y की वैल्यू निकाल दी, खत्म कहानी। हाँ जी, और डायग्राम बनाना है तो देख लो, डायग्राम रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए यहाँ पे। ये देखो, वेयर एग्रीगेट एक्सपेंसेस फुलफिल्स द इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट दैट पॉइंट हमारे पास इक्विलिब्रियम इनकम आ जाएगी जी। डायग्राम में कोई दम नहीं है, ठीक है जी। नाउ यहाँ तक जितना भी आपने पढ़ा एग्जाम में जनरली कोई नहीं पूछेगा, और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सारी कहानी ही अलग हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। नाउ लुक एट द स्क्रीन्स, इंपॉर्टेंट चीजें आ गई है। नाउ आई एम राइटिंग द हेडिंग प्लीज, द मल्टीप्लायर, द मल्टीप्लायर। देखिए मेरी बात समझ लीजिए बहुत ध्यान से। मल्टीप्लायर का मतलब फिर याद दिला दूं, change in equilibrium level of income due to change in autonomous component of A, ये मतलब है ना, change in equilibrium level of income due to change in autonomous component of aggregate expenditure, right? Say yes or no? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो यानी कि change in income due to change in aggregate expenditure, इसको हम अल्फा जी का नाम देंगे। अल्फा जी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर। थ्री सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं अल्फा जी, टू सेक्टर को सिर्फ अल्फा, थ्री सेक्टर का अल्फा जी। स्टॉप राइटिंग प्लीज, एक चीज थोड़ा सा परेशान करेगी अब आपको। चेंज इन इनकम, चेंज इन रेदर इक्विलिब्रियम इनकम टू चेंज इन द ऑटोनॉमस कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पूछूं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम इनकम, वो कहता है 1 अपॉन 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट इनटू में ए बार, यही है ना इक्विलिब्रियम इनकम, यही है ना। ए बार को एक्सपेंड कर दो, सी बार आई बार जी बार खोल दो, चेक कर लो एक बार ऊपर पेशेंट, ये देख लीजिए इक्वेशन सेम लिखी हुई है। मैंने कहा जी मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए बार। तो चेंज इन इनकम, इक्विलिब्रियम इनकम टू चेंज इन ए बार। आपको डी लगाना डेल्टा लगाना मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से, कहो तो डेल्टा लगा दो, परेशान हो रहे हो तो डी लगा दो, आई डोंट केयर। It will be 1 upon 1 minus C prime 1 minus tax rate. So it is nothing but what? It is alpha G, government sector multiplier, right? अब फर्क जो है टू सेक्टर थ्री सेक्टर में, अब ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली पूछा आपसे, स्पेसिफिकली पूछा कि भाई ये बदल गया, हमने कहा बताओ, तो हम क्या करेंगे, इस ए बार को एक्सपेंड करके लिखेंगे पहले तो। हमने कहा y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट इनटू में सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस सी प्राइम ट्रांसफर माइनस सी प्राइम लमसम एक्सेस। ठीक है, कहते क्या बदला, कहते ऑटोनॉमस कंजम्पशन बदल गई। तो मैंने कहा व्हाट आई विल डू, आई विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। लुक एट द स्क्रीन, लिख नहीं रहा, बस और बताऊंगा, ध्यान से देखिए। जब मैं इसको सी बार के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इन सब का डेरिवेटिव 0 0 0 0, और ये कोफिशिएंट एज इट इज आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है अपने आप में अल्फा जी। तो नेट आंसर क्या आएगा, अल्फा जी आएगा। से यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब ये भी अल्फा जी आ गया। मैंने कहा अगर मैं कहूं जी हम डिफरेंशिएट करें इसे विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स, इस बार इसका डेरिवेटिव 1, बाकी सारे 0 0 0, ये एज इट इज आ गया, इसकी वैल्यू अल्फा जी, तो इसकी वैल्यू यानी ये भी क्या है अल्फा जी। हमने कहा भैया अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1, डिफरेंशिएट करने के बाद ये 0 0 0, ये एज इट इज, आंसर अगेन क्या आ गया अल्फा जी।
तो चाहे कंजम्पशन के कंटेक्स्ट में करो, चाहे इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में करो, चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंटेक्स्ट में करो, मल्टीप्लायर वही है जो इनका जनरल मल्टीप्लायर था। लेकिन अगर हम कर देंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर्स, तो मतलब बताइए जरा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर्स, तो इसका डेरिवेटिव 0 0 0, ये अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा, सी प्राइम इंटू में 0, तो आंसर विल बी व्हाट, सी प्राइम इंटू अल्फा जी। बोलिए। यस यस और सर। गलती से अगर हमने लमसम टैक्सेस के कंटेक्स्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा, माइनस सी प्राइम, तो इट विल बी माइनस सी प्राइम अल्फा जी। यहां तक ये बात सबको समझ में आती है जी। तो कंजम्पशन मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, इन सब की वैल्यू वही है जो द मल्टीप्लायर की वैल्यू अल्फा जी। लेकिन ट्रांसफर मल्टीप्लायर में एमपीसी अलग से आता है और टैक्स मल्टीप्लायर में माइनस एमपीसी अलग से आता है। गेटिंग माय पॉइंट? छोटे से एक मेरी बात सुनिएगा प्लीज। लेट अस सपोज, आपकी नॉलेज के लिए ये 5 है, लेट अस सपोज ये 5 है, क्या है जी, 5, ठीक है, और एमपीसी की वैल्यू कितनी है, 0.6, तो ये 3 हो गया, ये 0.6, तो ये हो गया -3, राइट। तो इंप्लीकेशन समझना, कंजम्पशन जितनी बढ़ेगी, ऑटोनोमस कंजम्पशन जितनी बढ़ेगी, इनकम 5 टाइम्स बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट जितनी बढ़ेगी ऑटोनोमस, इनकम 5 टाइम्स बढ़ेगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितना बढ़ेगा उससे 5 टाइम्स इनकम बढ़ेगी। लेकिन ट्रांसफर जितना बढ़ेगा उससे सिर्फ 3 टाइम्स इनकम बढ़ेगी। और लमसम टैक्स जितने बढ़ेंगे, इनकम 3 टाइम्स कम हो जाए। नेगेटिव रिप्रेजेंटेड व्हाट, कि लमसम टैक्सेस में और इनकम में इनवर्स रिलेशनशिप लगा हुआ है। लमसम टैक्सेस बढ़ेंगे तो इनकम कम होगी, और लमसम टैक्सेस कम होंगे तो इनकम बढ़ जाएगी। ये बात सबको समझ में आती है? हाँ जी। मैं 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूं, पर ध्यान सुनिएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर में मैग्नीट्यूड का भी डिफरेंस है। मतलब ये जितना टाइम्स है और ये जितना टाइम्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का, क्योंकि यहाँ पे एमपीसी लगा ना, छोटा कर रहा है ना उसके मैग्नीट्यूड को, एंड दे आर ऑपोजिट इन साइन। मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का बड़ा है एज कंपेयर टू टैक्स मल्टीप्लायर, क्योंकि एमपीसी की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी ना, तो वो अल्फा जी को छोटा कर देगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये कैमरा नहीं है भाई, कैमरा नहीं ओपन करोगे यार, मैं कैसे पढ़ाऊंगा यार, प्लीज। तो आपको पढ़ाने आया हूं, मैं रिवाइज करने नहीं आया। 15 साल से ज्यादा हो गए मुझे ये गाना गाते हुए, सेम गाना 15 साल से ज्यादा हो गए गाते हुए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ओपन वेबकैम्स एंड समझिए चीजों को। कोई नहीं बताएगा इतनी डिटेल में जाके, लोग इनको फॉर्मूला समझ के याद करवाएंगे, आपको ध्यान रखना ये। लेकिन याद कितना करोगे, कोई लिमिट होते याद करो। लोग कह रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स थियोरी है, तीसरी क्लास, मुझे ये बताओ थ्योरी कहाँ आई, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी तक थ्योरी है कहाँ इसमें। चले जी मूव करें आगे। कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का से श्योर? सुनिए जी अब आगे कहानी। तो ये कंजम्पशन मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, ट्रांसफर मल्टीप्लायर, ये टैक्स मल्टीप्लायर। एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना बच्चे बड़े ध्यान से प्लीज। लुक एट द स्क्रीन्स, एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स, मजा आएगा बड़ा। मैंने कहा जी ये मेरे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, ये मेरे पास इनकम है, ये y इज इक्वल टू ए, ये मेरे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 1 लिखा हुआ है। कहते क्या वैल्यू है इसकी, मैंने कहा सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस सी प्राइम ट्रांसफर्स माइनस सी प्राइम लमसम टैक्सेस प्लस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट ऑफ वाई। ये इंटरसेप्ट क्या लिखा होगा जी, सी बार
प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस सी प्राइम ट्रांसफर्स मैंने सी प्राइम फ्रॉम सम टैक्सेस, ये हमारा इक्विलिब्रियम लगा हुआ है और ये मेरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है जी, राइट। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एक बार, ठीक है, दोबारा ना लिखना पड़े, ताकि इसको एक बार कॉपी कर दें। एक बार और कर लेते हैं, 2-3 डायग्राम बना के दिखा देंगे। चलो जी। ना मान लीजिए वो कहता है हमारे पास सी बार आई बार या जी बार कोई भी उठा लो, सबका मल्टीप्लायर सेम है, कोई एक बढ़ गया, बताओ किसको बढ़ाऊं, जो आप बोले। तो हम लोग को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ठीक है, मैं जी ऑटोनॉमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय चेंज इन जी बार, मतलब चेंज इन जी बार इज बेसिकली अ पॉजिटिव नंबर, राइट। चेंज इन जी बार इज पॉजिटिव नंबर। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में स्लोप तो चेंज होनी नहीं है, स्लोप विल रिमेन सेम, इट विल शिफ्ट अपवर्ड। ये अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा नहीं कर जाएगा, बताइए पैरेलल। हमने कहा जी कर गया। इसका इंटरसेप्ट क्या बनेगा, बताया कोई? जो पुराना इंटरसेप्ट है वो तो होगा ही होगा एज इट इज, प्लस चेंज इन जी बार प्लस सी प्राइम 1 माइनस टी ऑफ, ओके, ठीक है ना, बोलिए। यस सर। यस इंटरसेप्ट भी क्या होगा, जो पुराना इंटरसेप्ट है वो तो होगा ही होगा, ये वाला सारा, प्लस चेंज इन जी बार। तो ये जो गैप आएगा कितने से आएगा, चेंज इन जी बार से आएगा। और ये मेरी इनकम आ गई E2 और ये आ गया Y2। ये इनकम का चेंज आया, चेंज इन इनकम। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? हाँ जी, डाउट? अरे बोल लो। नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, जिससे पूछूंगा जवाब वही देगा, ठीक है, प्लीज बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। और गिने चुने लोग हैं जिनके कैमरे ओपन, तो इनसे बात करेंगे। ऐसे कैमरे पहले ही बंद हो गए भाई साहब, तो दो के ओपन, तो वो भी बंद कर देंगे मैंने। अनन्या जी कहाँ गई आप, मैं आपसे पूछने वाला था। अनन्या फ्रॉम JMC। ट्रांसफर इंक्रीजेस बाय चेंज इन ट्रांसफर्स, राइट। अनन्या जी कहाँ गया, आर यू हियर इन द मीटिंग? मीटिंग ही छोड़ दी, बड़ी गजब लड़की है भाई। तो चलिए जी कोई बात नहीं, हम सवाल करेंगे पियावी जी से। मैम सुनिए ध्यान से, यूर फ्रॉम IPCW ना? यस सर। चलिए मैम, ट्रांसफर्स बढ़े भाई, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, देख लीजिए कोई इंटरप्ट नहीं करेगा बीच में, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन। ऑब्वियसली इंटरसेप्ट बढ़ेगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शिफ्ट करेगा अपवर्ड। यस सर। व्हाट विल बी द न्यू इंटरसेप्ट, जो पहले था वो एज इट इज, प्लस चेंज इन टीआर। बस कहानी खत्म। गलत। ओके। देखिए ध्यान से कैसे, मान लीजिए आपने इसको कैसे सोल्व करोगे, सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस सी प्राइम, ट्रांसफर पहले इतने थे अब इतने बढ़ गए, राइट। तो जब ब्रैकेट ओपन होगी तो इंटरसेप्ट कितने से बढ़ेगा, सी अच्छा हाँ प्राइम सर। इंटू सी चेंज। प्राइम। समझ रहे हैं हाँ सब मेरी सर। बात को? हाँ ये सर। एग्जाम में गलती करके आते हो, क्योंकि समझा तो है नहीं, रट्टा मार लिया सब बच्चों ने। तो सी प्राइम पे तो चेप रहेगा हमारे, सी प्राइम इंटू चेंज इन ट्रांसफर। तो ट्रांसफर बढ़ा, चेंज इन ट्रांसफर, चेंज डेल्टा TR से इंक्रीज आया है, बट डायग्राम पे उसका जो इंपैक्ट आएगा वो डेल्टा T बार का आएगा ही नहीं, वो किसका आएगा, MPC इंटू डेल्टा T बार, राइट। यस सर। बोलो। तो यहां पे जो इंक्रीज लगे वो क्या लगेगा, दिस प्लस ये वाला सारा। और यहां पर भी इंटरसेप्ट जो लगेगा ऑब्वियसली ये पुराने वाला प्लस
डेल सी प्राइम इंटू चेंज इन ट्रांसफर, तो यहां पर सी प्राइम चेंज इन ट्रांसफर। समझ में आ रही दोस्त आप लोगों को मेरी कहानी? प्लीज लेट मी नो। यस सर। सर एक Yes, बार और sir. बता देंगे कि ये वाली चीज एक बार हाँ जी, एक बार और रिपीट कर। बता दीजिए मेरे को। हैंड रेस करके पूछा करें, कोई बात नहीं, खैर मैंने पूछा था, अलाउ है। बेटा मेरी बात सुनिए, सी प्राइम देखो, मान लो पुराने ट्रांसफर की वैल्यू 100 है सपोज, तो ये 100 था पहले, हमने कहा जी हमने इसको 10 रुपए से बढ़ा दिया, और सी प्राइम की वैल्यू 0.6 है, तो एक्चुअल 0.6 इंटू 100 प्लस 0.6 इंटू 10, दैट वैल्यू विल बी 6 ना। एक्चुअल इंक्रीमेंट 6 का लगेगा डायग्राम के अंदर, या 10 का लगेगा? 6 का लगेगा ना, रेदर देन 10। तो आप सीधा अगर सी प्राइम नहीं लगाओगे तो चेंज इन ट्रांसफर तो 10 है, पर डायग्राम पे जो उसका इंपैक्ट पड़ रहा है वो 6 का पड़ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यस एवरीबॉडी सर। प्लीज से यस और नो। क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, यहां पे अगर मैं बोल दूं लमसम टैक्सेस, यानी दिस इंक्रीजेस बाय चेंज इन दिस, इसको हमने इंक्रीज किया है, तो पहली बात अगर टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो डाउनवर्ड शिफ्ट मारेगा, इनवर्स रिलेशनशिप लगा हुआ है, से यस और नो। यस सर। और यस सर। इंटरसेप्ट में कोई कहानी आएगी, दिस माइनस सी प्राइम इंटू चेंज इन टैक्स। समझ गया आप मेरी बात में क्या समझाना चाह रहा हूं? दिस इंटरसेप्ट माइनस सी प्राइम चेंज इन टैक्स, तो यहां पे जो इंटरसेप्ट लगे वो क्या लगेगा, चेंज इन टैक्स मल्टीप्लाई में सी प्राइम। ये अपने आप में पॉजिटिव है, चेंज इन टी बार इज पॉजिटिव नंबर, ये अपने आप में नेगेटिव नहीं है, ये तो अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन एक ही इक्वेशन में जो नेगेटिव लगा हुआ है साला वो उसको हर जगह नेगेटिव ले जा रहा है। और अगर टैक्सेस कम हो गए तो ये अपवर्ड शिफ्ट मार देगा। याद रहेगी इतनी बात? हाँ जी, यस चलो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं पहले, उसी का सेम मिलता जुलता क्वेश्चन आपको दूंगा, एंड द फर्स्ट राइट आंसर विल गेट 500 रुपीज कैश। अभी मिलेगा पेटीएम तुरंत, क्लास के चलते ही पेटीएम दूंगा जी, ठीक है? जैसा क्वेश्चन कराऊंगा वैसे सेम लगभग आपको करने को मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम, राइट? फील डन? डन ना? भक्ति जी हैंड रेस था मैम, आपका सवाल कर सकते हैं। सर हम इधर हर जगह इंक्रीज कर रहे हैं बट हम डिक्रीज आप भी तो डिक्रीज कर कर सकते दो, कोई दिक्कत, आप डिक्रीज कर दो। तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाए। हाँ, टैक्स में अपवर्ड मारेगा, बाकी में डाउनवर्ड मारेगा। ओके। देख लो जी भाई साहब बड़े ध्यान से, स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी, प्लीज स्टॉप राइटिंग, प्लीज स्टॉप राइटिंग। 500 रुपए का सवाल है, ठीक है? और देखो पार्टिसिपेट वही बच्चा कर पाएगा जिसका कैमरा ओपन रहेगा जी, तो कैमरा ओपन कर सकते हैं, है ना? फिर आप कर लेंगे, 500 का सवाल है, अब तो कर ही लेंगे हम। अरे पार्टिसिपेट में सिर्फ 8-9 जन है भाई, क्या बात, बाकी को पार्टिसिपेट नहीं करना क्या? ओपन है वेबकैम यारो। अच्छा 1000, 2000, 2000 का क्वेश्चन है। अनन्या कह रही सर 2000 के लिए मैं भी आ जाऊं, कोई बात नहीं। 2000 का क्वेश्चन है जी, पहले मैं कराऊंगा, आप समझिए, उसका सिमिलर क्वेश्चन आपको करना है, सिमिलर क्वेश्चन दूंगा, और जो सही जवाब देगा उसको 2000 मिलेंगे, ठीक है जी? सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनका कैमरा ओपन रहेगा, राइट? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, जो मैं लिखूंगा वही सत्य है, ठीक है? लेट कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू, प्लीज सुन लीजिए, 500 प्लस 0.6 YD tax function is 100 plus
0.2y transfers is 300. Transfer is 300. Autonomous investments are 1000. Government expenditure is 2000. ठीक है जी. First part. Calculate equilibrium level of income. Calculate equilibrium level of income. Second, if government expenditure increases by 100, what will be the change in equilibrium income? Right? क्वेश्चन एकदम क्लियर है भाई सब लोगों को? देखो भाई, हमारे पास फॉर्मूला सबको पता है. एवरीबडी वी नो द फॉर्मूला ना. व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम इनकम? y is equals to 1 upon 1 minus c prime 1 minus tax rate into में c bar plus I bar plus g bar plus c prime transfers minus c prime lump sum taxes. This is a formula. We just put the values. Yes or no? बोलिए. Yes. What is the value of MPC? Look at the question, please. 0.6. भाई ये लमसम टैक्स है, ये स्मॉल टी है. समझिए ना. दिस इज टी बार प्लस टी वाई. दिस टैक्स फंक्शन. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैक्स रेट? 0.2. सी बार कितना है जी? बोलते रहिए प्लीज. सी बार कितना है? 500. 500. आई बार कितना है जी? 1000. 1000. जी बार कितना है जी? 2000. 2000 प्लस सी प्राइम इंटू ट्रांसफर यानी कि 0.6 0.6 into इंटू 300. 300 माइनस 0.6 इंटू लमसम टैक्स कितना है? 100. गिव मी द आंसर्स. वन अपॉन 0.52. हमारे बीच बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस है, वो क्या करते हैं? पहले इसको लिखेंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.8 और इसको बना देंगे 0.32. ऐसा मत करना प्लीज. बचपन पढ़ा होगा आपने, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है. पहले इसको सॉल्व करेंगे. इट विल बी 0.8. 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.6 दैट कम्स टू 0.48. 1 minus 0.48 दैट कम्स टू 0.52. प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा. राइट? तो ये कितना हो गया दोस्त हमारे पास? 500 और 1000. 1500 प्लस में 2000 प्लस में 180 माइनस में 60. दैट कम्स टू 3620 divided by 0.52. Answer comes to how much? Anybody? 6961.53. 53 approx. Right? क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका? कि अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को 100 रुपए से बढ़ाएगी तो बताइए इनकम में कितना चेंज आएगा. तो वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर. भाई अल्फा जी निकाल लो. अल्फा जी गवर्नमेंट एक्सपेंस मल्टीप्लाई क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस सी प्राइम इंटू 1 माइनस टैक्स. फॉर्मूला याद है सबको? इसकी वैल्यू अभी सॉल्व भी करी हमने. ये रही इसकी वैल्यू. क्या है इसकी वैल्यू? 1 अपॉन 0.52. बोलिए. Yes. वो कहता है चेंज in income due to change in government expenditure is what? 1 upon 0.52. कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है जी? 100 रुपए से. तो इनकम कितनी चेंज होएगी बताइए जी? 100 डिवाइड बाय 0.52.
That comes to 192.30 approx. क्वेश्चन एकदम क्लियर है? एवरीबॉडी से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, अब मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आप बीच में इंटरप्ट ना कर सके। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन दूंगा, बस आपकी कैलकुलेशन स्पीड पे सारी कहानी है, ठीक है? जिन बच्चों के पहले 3 बच्चों के हैंड रेज होंगे, उनका तुरंत हैंड रेज होते ही उनसे सवाल पूछ ली, उनके उनके आंसर्स क्या है तुरंत, ठीक है जी? उनको 3 जनों से पूछूंगा जिनके पहले 3 लोगों के हैंड रेज होंगे। ऑब्वियसली वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनके कैमरास ओपन एंड प्राइस इज 2000 रुपीज गूगल पे, पेटीएम राइट नाउ, ठीक है जी? क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सब गिवन होता है। इक्विलिब्रियम इनकम निकालिए, मल्टीप्लायर यूज करना, जयराम जी। आओ जी, सिमिलर क्वेश्चन पे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। एक कंजम्पशन फंक्शन गिवन है is 1000 plus 0.6y. इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन है 2000। गवर्नमेंट एक्सपेंसेस फंक्शन गिवन है 3000। टैक्स फंक्शन गिवन है आपको 100 प्लस में 0.25y। ट्रांसफर फंक्शन गिवन है आपको 300, ठीक है जी? फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम level of income. Second part, calculate government expenditure multiplier. सिर्फ multiplier की वैल्यू बतानी है, government expenditure multiplier. Time starts now. First three hands. Do the calculations please, very fast. Similar question, 2000 cash price. You can use the calculators. Do it now. तीन जनों के हैंड रेस हो चुके हैं जी, अक्षत, कृति एंड दीपक जैन। लेकिन दीपक जैन जी का कैमरा ओपन नहीं है तो डिस्क्वालीफाई कर दूंगा जी। गौरांश खत्तर, चलो जी छोड़ दीजिए। नाउ स्टॉप राइटिंग एवरीवन प्लीज। 3 नाम में लिख देता हूं, अक्षत, कृति एंड गौरांश। अक्षत जी, फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए। सर 7200। 7200। सेकंड पार्ट का सर 1/0.85। 0.85। कृति जी, सर फर्स्ट पार्ट का 11,127.7 11,100 27.7 2.27 11,127.27, ठीक है। सेकंड पार्ट का 1/0.55 गौरांश भाई आप बताएंगे।
Yes, sir. First part का 11,127.27 ठीक है, and second part is 1.818. 1.8 818. not audible, say again. Sir, 1.818. 1.818। चलिए जी, अब सबको अनम्यूट कर रहा हूँ भैया, ठीक है। ये 3 लोग राउंड में आए हैं। एवरीबॉडी जस्ट अब मजे देखना है, मजे कहाँ से आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे अपनी मर्जी से कहते हैं सर हमारे आंसर ठीक है, चलो मैं सोल्व करता हूँ, फिर देख लें किसका ठीक है किसका गलत है। नाउ लुक एट द स्क्रीन प्लीज, एवरीबॉडी प्लीज लुक एट द स्क्रीन। इक्विलिब्रियम इनकम का फॉर्मूला बताओ भाई, क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ जी, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, फॉर्मूला आप बोलेंगे प्लीज, 1 अपॉन 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट, यस और नो, Yes, sir. इनटू में सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस सी प्राइम ट्रांसफर्स माइनस सी प्राइम लमसम टैक्सेस, राइट? Yes, sir. यस और नो, फॉर्मूला बताओ, मुझे याद है नहीं याद, सही है ना फॉर्मूला? चलो अब हम इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, 3 नाम, अक्षेत, कृति, गौरियांश, तुम तीनों से पूछता हूँ। चलो पहले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी प्राइम? 0.6. 0.6. हाँ जी, अक्षय जी क्या लिया? 0.6 लिया है। यस सर। कृति जी 0.6 लिया है। Yes, sir. गौरियांश जी 0.6 लिया है। Yes, sir. चलो जी, आप आगे तो बाद में सॉल्व करेंगे, आपके सबके आंसर गलत है। खुशी कह रही हाउ, ये लिखा तो है यहाँ 0.6, ये गलत कैसे हो सकता? सर खुद ही लिखा आपने 0.6। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, नाउ प्लीज सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। मैं 3 बार कहा आई विल राइट द सिमिलर क्वेश्चन, आई विल राइट द सिमिलर क्वेश्चन। सिमिलर मतलब सिमिलर नॉट सेम। देखिए इधर देखिए, कंजम्पशन फंक्शन पे चलते हैं स्टार्टिंग से। ये रहा आपका कंजम्पशन फंक्शन, आज जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है? सब लोग ध्यान से देखेंगे भैया, कंजम्पशन फंक्शन यही है ना, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. एक ये है और एक ये डब्बे के अंदर है। अगर मैं लिखूं कंजम्पशन फंक्शन, ध्यान से मैं लिखा c इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 0.6 YD, और अगर एक जगह मैं लिखूं c 1000 प्लस 0.6 Y, फर्क है दोनों में। अगर मैं लिखूंगा YD, आई विल कंपेयर इट विद दिस, यानी 1000 हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन सी प्राइम सी बार, और 0.6 हो गया एमपीसी, क्या ठीक है? लेकिन अगर मैं लिखूंगा Y, तो यू हैव टू कंपेयर with this, no, you have to compare with this। तो 1000 क्या है? 1000 इज नॉट सी बार, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू 1000 है, और ये 0.6 एमपीसी नहीं है, एमपीसी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, इसकी वैल्यू 0.6। समझे? तो ये सिर्फ एक छोटा सा डी हटाया और तुम सब खत्म हो गए। समझ रहे हो दोस्त आप मेरी बात को? आपकी इमेजिनेशन से दूर था कि एक छोटा सा डी हटने से इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाएगी, बट दिस इज द टेक्निकलिटी ऑफ दिस पेपर। तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, इट इज नॉट अ थियरी पेपर, ये थियरी नहीं है, इसमें मैथ से भी ज्यादा गहरे कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं। खाली कैलकुलस की इक्वेशन डिफिकल्ट आए या फंक्शन डिफिकल्ट आए उसके अंदर मैथ ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। मैथ इज व्हाट? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। तो कोई रेटोफिकेशन नहीं है इसके अंदर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अगर डी लगा है, वाई डिस्पोजल इनकम है, तो आई विल कंपेयर इट, और इनकम लिखा है तो मैं इससे कंपेयर करूंगा। तो मेरे पास, अब मैं वापस अपने सवाल पे चलता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे जो सवाल लिखा है भैया, उसमें ये y लिखा है, वाई डी लिखा है, कहते हैं तो y लिखा है, और अगर ये y लिखा है तो आई विल कंपेयर दिस विद सी बार प्लस सी प्राइम ट्रांसफर माइनस सी प्राइम लमसम टैक्सेस प्लस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट ऑफ y। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो c प्राइम इंटू 1 माइनस टी, इस पूरे की वैल्यू कितनी है भैया बताओ? 0.6. 0.6।
तो इस पूरे की वैल्यू होगी जी 0.6। कहता बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हमें क्या चाहिए? सी बार। इन तीनों की कंबाइंड वैल्यू क्या आएगी, बताएगा कोई? 1000। 1000। इन तीनों की कंबाइंड वैल्यू है 1000। समझ रहे हैं? प्लस आई बार जी बार करना है बस। तो इस पूरे कंबाइंड वैल्यू आ गई 1000। 1000 कौन कौन है? ये और ये। प्लस में आई बार 2000, जी बार 3000। तो ये हो गया भैया हमारा 2.5 मल्टीप्लाई में 3 और 2 5 और 1 6000। तो ठीक है जी, 6000 मल्टीप्लाई पे 2.5 करोगे, दैट कम्स टू 15000। तो ये आई जी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। फिर सवाल ने पूछा आपसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बताओ। यानी आपसे अल्फा जी पूछ रहा है, यानी कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज दिस is equals to 1/1 minus c prime into this. It is 0.6, that comes to 2.5 is the value of multiplier. तो एक छोटा सा डी हटाया और गेम खत्म। समझे? नहीं समझे? यस सर।